तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये पार्ट्स, ठीक है, ये पार्ट हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये वाला। अब हम इस सेल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो बहुत पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। ठीक है, और लेकिन ग्लाइल सेल जो होते हैं वो भी सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लाइल सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट जो होते हैं ये हमारे पास वो सेल होते हैं जो क्या देते हैं, फिजिकल सपोर्ट देते हैं या रिपेयर देते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सपोर्टिंग सेल हैं। चूँकि ग्लाइल सेल जो होते हैं तो सारे सपोर्टिंग हैं, लेकिन इसमें जो एस्ट्रोसाइट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हैं फिजिकल सपोर्ट, न्यूरॉन को ये फिजिकल सपोर्ट देते हैं। अगर किसी जगह पे न्यूरॉन को इंजरी हो जाए तो इसकी रिपेयरमेंट में कौन से सेल रोल अदा करते हैं, तो हम कहेंगे कि एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक्सेस मौजूद है बॉडी के अंदर, तो इसको रिमूव करने में एस्ट्रोसाइट जो है रोल अदा करते हैं। जो कि अच्छे नहीं होते एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर, एवरीथिंग जो नॉर्मल होते हैं वो हमें फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए तो वो एबनॉर्मल होते हैं। तो जब भी रिमूवल ऑफ जब भी एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाए तो इसको रिमूव करने में एस्ट्रोसाइट रोल अदा करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एस्ट्रोसाइट हैं, एस्ट्रोसाइट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये टॉपिक जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बाद में आता है, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ब्लड और ब्रेन के दरमियान बैरियर भी बनाता है। ठीक है, तो ये हम उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर के तौर पर भी ये रोल अदा करता है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है कि GFAP पॉजिटिव, यानी GFAP जो है ये एक प्रोटीन है जो इसके अंदर मौजूद होता है एस्ट्रोसाइट्स के अंदर। इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ इनकोडेड बाय, ये इसका जो जीन है वो क्या है, GFAP जीन। जिस तरह इसका नाम है इस तरह उसका जीन भी इस तरह है। ठीक है, दिस इज अ जीन, दिस इज अ प्रोटीन, ग्लाइल फिब्रिली ग्लाइल fibrillary acidic protein which is present in the astrocytes, and it is encoded by hypergene which is called GFAP gene। ठीक है, एंड दिस इज अ टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये जो प्रोटीन है दिस इज टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इट इज टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट, दिस इज टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और ये याद रखें कि इसके ये जो प्रोटीन है दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन एपेंडिमल सेल, आल्सो पॉजिटिव इन एपेंडिमल सेल। ठीक है, एपेंडिमल सेल में भी ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, एपेंडिमल सेल्स के अंदर भी ये पॉजिटिव होता है। तो ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन GFAP is positive in astrocyte as well as in एपेंडिमल सेल्स। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं these are the largest and most abundant glial cell in the central nervous system, so this is also an MCQs short one line। तो अगर कोई पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लाइल सेल जो होते हैं उनमें सबसे एबंडेंट और सबसे बड़े सेल कौन से होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, माइक्रोग्लाया, नो, एस्ट्रोसाइट। आपका जवाब क्या होगा, एस्ट्रोसाइट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इसके जुमले का मतलब क्या है, रिएक्टिव ग्लायोसिस इन रिस्पांस टू न्यूरल इंजरी। ग्लायोसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ग्लायोसिस
तो ये सबसे, तो यहाँ पे हमने ग्लायोसिस का डिफिनीशन भी लिखा था, ठीक है, कि इट इज़ अ फाइब्रस प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लायल सेल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ग्लायल सेल जो होते हैं वो प्रोलिफरेशन करते हैं फाइब्रोटिक इनहिंजर्ड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट अगर इंजर हो जाए तो ग्लायोसिस में ये रोल अदा करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन का, दिस इज अ न्यूरॉन्स का ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, हियर इज एनी इंजरी, यहाँ पे कोई इंजरी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंजरी हो गया, तो इस इंजरी के रिस्पांस में जो परासिस होते हैं, रिपेयरिंग परासिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लायोसिस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव ग्लायोसिस, ठीक है, दिस इज द reactive glasses and this is the injury a part of the neuron. In response there will be reactive gliosis, ठीक है, and this is done by एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिव ग्लायोसिस जो है वो करते हैं, ठीक है, दीज आर दी एस्ट्रोसाइट्स दैट आर डूइंग द रिएक्टिव ग्लायोसिस, ठीक है। तो रिएक्टिव ग्लायोसिस में एस्ट्रोसाइट जो है रोल अदा करते हैं, ठीक है, एनी केस व्हेन देयर इज अ इंजरी, ठीक है। तो रिएक्टिव ग्लायोसिस इन रिस्पांस टू न्यूरोनल इंजरी इज मीन बाय दिस। तो इसके बाद जो है ये हो गया हमारे पास एस्ट्रोसाइट, इसके बाद जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ठीक है, वन वी हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर माइलिनेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं दीज आर माइलिनेटेड बाय श्वान सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ कि सी ओ पी एस, विच का मतलब क्या है, सी का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड बाय ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, डेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ईयर peripheral nervous system myelinated by Schwann cells, ठीक है। सो दिस इज only a mnemonic, COPS, COPS, कूप्स, कूप्स याद रखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, central nervous system myelinated by the oligodendrocytes, and peripheral nervous system is myelinated by Schwann cell. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं, माइलिनेट करते हैं एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि क्रीनियल नर्व 2 आल्सो इंक्लूडेड। हमें पता है कि जो क्रीनियल नर्व 2 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ, एक क्वेश्चन करता हूँ मैं कि जो क्रीनियल नर्व 2 है, नर्व्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। आई विल नीड आंसर 1 2 3। सो माई आंसर इज इट इज नर्व्स आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ट्रैक्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, लेकिन आई हैव क्वेश्चन विच नर्व इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरली हम कहते हैं a collection of axon inside the central nervous system is called tract, but a collection of axon outside the central nervous system mean peripheral nervous system is called as nerve। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि which nerve is a collection of axon, it is called as nerve but it is present in the central nervous system, so you will say cranial nerve 2। तो cranial nerve 2 जो हैं ये अगर मौजूद हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट स्टिल वी कॉल इट नर्व नॉट अ ट्रैक, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हॉरियर। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है माइलिनेट करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट में फ्राइड एग
अपीयरेंस, ठीक है। फ्राइड एग अपीयरेंस, इसका मतलब जब अंडे को फ्राई करते हैं और वो जिस तरह अपीयरेंस देता है वो यहाँ पे इन हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में हमें देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये एक अंडा है, हम जिसको क्या इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज वन एग्जाम, दिस इज अनदर एग्जाम, दिस इज अनदर एंड दिस इज द अनदर एग्जाम, ठीक है। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं वो यहाँ पे इस तरह से कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये इस तरह हमें प्रेजेंटेशन देता है एस्ट्रोलॉजी जैसे कि एक फ्राइड एग है, ठीक है। इन द ओल्ड जो 2023 का जो बुक था उसमें डायग्राम दिया गया था, ठीक है। उसमें जो है डायग्राम दिया गया था और यहाँ पे भी हम कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे फ्राइड एग की पेरेंट्स का डायग्राम उन्होंने दिया था। ये क्या है, फ्राइड एग टाइप लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस डायग्राम से आपको पता चलता है कि ये जो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये एक से ज़्यादा नर या एक्सान के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ भी लिखा है, ईच माइलिनेट यानी ईच ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेट मिनी एक्सान एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30, यानी अगर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं, ठीक है, तो ये 30 एग्जाम्स को क्या करता है, माइलिनेट करता है, ठीक है। वन ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेट अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सॉन। श्वान सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ये केस नहीं होगा। प्री डोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लाइल सेल इन द वाइट मैटर, वाइट मैटर के अंदर जो प्री डोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लाइल सेल हैं वो क्या हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, यानी इसका मतलब क्या है कि वाइट मैटर के अंदर ये जो है प्री डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कौन से कंडीशन है जिनमें ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होते हैं, ठीक है। तो वो हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, एंड ल्यूकोडिस्ट्रोफिज, ठीक है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। These are the condition in which oligodendrocytes are injured. So this is also very important to be remembered. So multiple sclerosis, leukodystrophies, and progressive multiple leuko are the condition in which these cells are injured. So this is oligodendrocyte.